आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चंदौली से है। हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग की घटना से स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई है। देखते ही देखते आग ने आरक्षण केंद्र में रखे प्रिंटर और पुराने महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगते ही जानकारी मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। एहतियातन आरक्षण केंद्र को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया है। इस पूरे मामले में स्टेशन अधीक्षक उज्जवल सिंह ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है मामले को दबाने की कोशिश भी जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। रेलवे प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी कार को ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर के बाद सड़क पर पलटी है स्कॉर्पियो कार। ट्रक ने बाइक सवार युवक को भारी टक्कर मारी है और साथ ही हादसे में 10 श्रद्धालु सहित 13 व्यक्ति हुए घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। गंगा स्नान के बाद अयोध्या दर्शन को जा रहे थे परिवार। मध्य प्रदेश मऊगंज के रहने वाले सभी घायल कोतवाली देहात के सुखपाल नगर बाईपास की घटना। कौशाम्बी जनपद में निर्माणाधीन NH 731A राम वनगमन मार्ग पैकेज 3 आपको बता दें, ग्रामीणों की दबंगई और अराजकता ने प्रशासन व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी है। भरवारी नगर पालिका क्षेत्र के असवा गांव में कुछ ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लेते हुए सड़क निर्माण के दौरान बनाए गए सुरक्षा डिवाइडर को जबरन तोड़ दिया है और अपनी सुविधा के लिए अवैध आम रास्ता बना लिया है। ये मार्ग हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग, जहाँ वैज्ञानिक तरीके से डिवाइडर और क्रॉसिंग बनाई जा रही है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ग्रामीणों ने मनमानी तरीके से मौत का रास्ता खोल दिया है। इस अवैध क्रॉसिंग के कारण कभी भी भीषण सड़क दुर्घटना हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं ग्रामीणों की होगी। पीएनसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बार बार समझाने, नियम बताने और वैकल्पिक समाधान देने के बावजूद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में जानबूझकर बाधा डाली है। इससे न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचने वाला है। अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह पूरा मामला भरवारी नगर पालिका क्षेत्र के असवा गांव के पास बन रहे राम वनगमन मार्ग क्रॉसिंग से जुड़ा है। इनकी मांग ये है कि ये जो मीडियन ओपनिंग यहाँ पे छूटी हुई है, इसको हम लोग आज बंद करने आए थे, क्योंकि अगर ये नहीं बंद होगी तो कोई भी बाइक वाले या कोई भी गाड़ी लेकर के जब अचानक से टर्निंग होगी और दूसरी तरफ से ट्रैफिक चल रहा है तो ये दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो हम लोग एक तरफ का बंद भी किए थे। उसके बाद अभी आपको जितने लोग दिख रहे हैं, इससे लगभग 5 गुना ज़्यादा लोग मौके पे आए, उसको तोड़ दिया और काम को बंद करा दिया। पुलिस भी आई थी, भरवारी से चौकी इंचार्ज साहब आए थे, 112 से भी पुलिस आई थी, उनके सिपाही भी आए थे। उन्होंने 2 दिन का समय इन लोगों को बोला है कि आप लोग अपनी जो भी लिख के देना है बात वो डीएम साहब को दीजिए और जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। कौन लोगों ने तोड़ा है? ये नाम तो हम किसी का नहीं जानते हैं, सारे इसी गांव मोहम्मदपुर असवा के लोग हैं, अज्ञात है हमारे लिए।
पब्लिक है यहाँ की, नाम इनमें से किसी का पता नहीं है। अपना शुभ नाम परिचय बता। प्रमोद त्रिवेदी, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड में मैं प्रशासनिक प्रबंधक हूँ। कानपुर कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन स्थित आईआईटी कानपुर कैंपस में एक दुखद घटना सामने आई। यहां एक पीएचडी स्कॉलर ने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से कैंपस में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्होंने एंजाइटी की समस्या थी और साथ ही उन्हें सोमवार को उनकी काउंसलिंग भी कराई गई थी। फिर घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आईटीआई प्रशासन और पुलिस दोनों स्तरों पर मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 20 जनवरी को थाना कल्याणपुर को एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि स्वरूप ईश्वरम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष है। ये आईआईटी में पीएचडी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने एसबीआई बिल्डिंग जहाँ पर ये निवास करते थे वहाँ पर इन्होंने सेकेंड फ्लोर से छलांग लगा करके सुसाइड अटेम्प्ट किया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचती है। तब तक ये फॉर्चून हॉस्पिटल इनको ले जाया जाता है, यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, फॉरेंसिक टीम से उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ही पता चला है कि ये डिप्रेशन के की प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। और जो अभी जो इनकी वाइफ और जो इनकी बेटी है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया, बॉडी मॉर्चरी में भिजवाई गई है, जिसे पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। जहां ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहिला ने देर शाम रुड़की में औचक निरीक्षण किया, जिसमें प्रशासनिक महकमे को हरकत मिला दी है। राज्य मंत्री विनय रोहिला ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर शीतकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई और साथ ही उसको परखा गया। औचक निरीक्षण की भनक लगते ही नगर निगम कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कहीं अलाव सुलगते दिखे तो कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हड़बड़ी नजर आई। हालांकि राज्य मंत्री निगम की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आए हैं। ठंड से जूझ रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी जरूरतमंद ठंड से असहाय ना रहे और शीतकालीन व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही कुल मिलाकर राज्य मंत्री के इस औचक निरीक्षण ने एक ओर जहां प्रशासन की नींद उड़ा दी है, वहीं दूसरी ओर गरीबों और बेसहारा लोगों को ठंड से राहत भी दी है। की तरफ से राज्य मंत्री जी के साथ में, रोहिला जी के साथ में, तो शीतलहर की जो प्रकोप हो रखा है, तो हम जगह जगह हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। जो लावा जल रहा है उसका हम नगर निगम की तरफ से चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो शीतलहर का है तो हमने कंबल का वितरण किया है सबने। पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर चल रही है। शीतलहर के प्रकोप में मनुष्य हानि ना हो, पशु हानि ना हो, लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए थे कि समुचित व्यवस्था की जाए। उन्हीं व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश की, जिसमें सचिव स्तर के सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिलाधिकारी और सभी प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारियों ने भाग लिया था। जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी की गई, जिस एडवाइजरी के अनुरूप प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र का, सभी क्षेत्रों का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। उन नोडल अधिकारियों के अंतर्गत वहाँ यदि कोई रास्ता बंद है, बर्फबारी है, तो उसे रोकने के उपाय तुरंत किए जाए, दवाई की व्यवस्था तुरंत की जाए, अलावा लगाए जाए, कंबल यदि किसी पे कोई ठंड से दिक्कत है तो उसे रखा जाए, सभी रैन बसेरे चुस्त दुरुस्त हो, वहाँ पे गर्म पानी, सब चीज़ों की व्यवस्था हो। मतलब तात्पर्य है कि शीतलहर के प्रकोप से यदि कोई मनुष्य को कोई नुकसान उसके शरीर पर हो रहा हो तो उसकी रोकथाम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सभी नगर निगम क्षेत्र, जिला प्रशासन सभी समुचित व्यवस्थाएं करने के लिए तत्पर है। इसी दृष्टिकोण से मैं आज अनेकों नगर निगम क्षेत्रों में जा रहा हूँ। आज मैं रुड़की में आकर औचक निरीक्षण किया, देखा क्या प्रबंधन व्यवस्था है। यहाँ हमारी सम्मानित मेयर और अपने बहुत ही प्रतिष्ठित श्री
ललित अग्रवाल जी और साथ में अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रबुद्ध नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जहाँ जहाँ जो व्यवस्थाओं में कुछ कमी है उसकी नगर आयुक्त से बात की जाएगी और उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए निर्देश। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कालाढूंगी तहसील क्षेत्र के बैल पड़ाव में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल और साथ ही कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने देर शाम तक जनता के बीच बैठकर जनता की एक एक समस्या को बारीकी से सुना है। उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष समस्याओं को संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपते हुए त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना और साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। विधायक बंशीधर भगत के प्रयास से शिविर में तमाम लोगों ने पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया है। कहाँ के निवासी हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं चूना खान। अच्छा, चूना खान। हाँ। क्या आज यहाँ शिविर में आए थे? हाँ। क्या मिला आपको यहाँ? यहाँ ये छड़ी मिली मेरे छड़ी? को। हाँ। अच्छा, ये छड़ी आपके पैर में प्रॉब्लम है? पैर में, हाँ। अच्छा, समाज कल्याण को लगाया होगा? सामान कर लिया आपको। अच्छा अच्छा, क्या कैसा लग रहा है आपको अब? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। डंडा बच गया आपका? हाँ। ये छड़ी मिल गई है। छड़ी मिल गई अब। क्या कहना चाहेंगे समाज कल्याण के बारे में? ये उनका भला हो जाए, उनको बहुत बढ़िया, भगवान अच्छा नौकरी दे और अच्छा किस्म का उनका लिए भगवान सब सही दे उनके बच्चों को। स्थानीय आदमी से करवाइए, स्थानीय को ठेकेदार हो उससे उसे बिल्कुल पक्का बनवाइए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज बैल पड़ाव न्याय पंचायत क्षेत्र में यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी, इसमें विधायक जी, प्रमुख जी, राज्य मंत्री जी सभी लोग उपस्थित हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के और भारी संख्या में जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं। तो 150 से ज़्यादा आवेदन पत्र यहाँ पर आए हैं। अधिकांश जो मुद्दे हैं, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो ज़्यादातर समस्याएं यहाँ पर गूलों की, सिंचाई की, भू कटाव की हैं। साथ में ये वन क्षेत्र से भी लगता है, तो जो वन्य पशु हैं उनके फसलों को रौंदने और इसमें हाथी रोधक दीवार या स्ट्रीट लाइट्स की भी काफ़ी डिमांड्स हैं। सघन आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर पीएचसी है, तो ज़्यादातर में मामलों में यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के उच्चीकरण के लिए या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी भी मांग यहाँ पर की जा रही है। तो बाकी जो संपर्क मार्ग हैं, लिंक मार्ग्स हैं, हाई टेंशन लाइन हैं, झूलते हुए तार हैं, या ड्रिंकिंग वाटर के नलकूप की मोटर फेल होने की बातें हैं। ड्रिंकिंग वाटर या इरिगेशन का जो लोड है, कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते दोहरा उस पर बोझ पड़ता है, तो स्टेबलाइजर वगैरह की भी डिमांड्स यहाँ पर आई हैं। तो जो मांग आधारित यहाँ पर आवेदन आए हैं, उनको या तो किसी न किसी बजट हेड से या आगामी योजना में सम्मिलित किया जाएगा। बाकी जो जनसामान्य की इंडिविजुअल ज़मीन के नपती के विवाद हैं या रास्ते खोलने के विवाद हैं, उन विवादों को हम राजस्व टीम से निराकरण करवा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पुलिस अलर्ट पर है। मंगलवार देर रात हरिद्वार पुलिस ने हल्द्वानी से हरिद्वार आ रही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को चिड़ियापुर बॉर्डर पर रोक लिया। काफी घंटों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ज्योति रौतेला को रोक रखा, जिसके बाद वहां कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता भी जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल ज्योति रौतेला ने रुद्रपुर में किसान की आत्महत्या और गिरधारी लाल साहू के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ज्ञापन देने की बात कही थी। पुलिस की कार्रवाई को कांग्रेस ने मनमानी बताया था।
लोग अभी फेसबुक पे हमने लाइव देखा कि हमारे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी को चिड़ियापुर के पास ये लाहड़पुर जो पुलिस चेक पोस्ट है जो कोट द्वार से नहर आती है इसकी पटड़ी पे, यहाँ रोका हुआ है 9 बजे से। तो सब लोग कांग्रेस के साथी यहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों ने यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछा कि भाई किस कारण से आप लोगों ने रोका है, क्या कोई FIR दर्ज हुई है या कुछ हुई है। तो कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है और पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से इनको यहाँ रोका हुआ है और कांग्रेस के लोग सब आगे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इनको कहिए कि लिख के हमें देंगे कि हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो ये जो बड़ा निंदनीय है और पूरा कांग्रेस के साथी खड़े हैं। अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष और उनकी हमारे यहाँ की उत्तराखंड की जो कांग्रेस की सहप्रभारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है इनको। हरिद्वार में इनका होटल बुक है, कल इनकी मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन थे, गंगा आरती थी, इनको रोक रखा है। जबकि अमित शाह जी आ रहे हैं और हम लोगों ने सिर्फ एक ज्ञापन देने की बात करी कि हमको एक ज्ञापन देना है अमित शाह जी को, क्योंकि हमारे प्रदेश में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सुपन जी ने एक किसान थे, उन्होंने आत्महत्या करी, उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस प्रताड़ना से उन्होंने आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हुए। और उसके बाद जिस तरीके से उस पर पूरा जो नीचे के जो अधिकारी थे उनको तो ट्रांसफ़र किया, निलंबित करा, लेकिन जो SSP पे उन्होंने सवाल उठाया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी पूरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल जी के नेतृत्व में सारे लोग DGP से भी मिले थे, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, गिरधारी लाल साहू जो रेखा आर्य के पति, उन्होंने 25,000 में 20,000 में महिलाओं की व्यापारीकरण की बात करी थी कि बिहार में 20-25,000 में महिलाएं मिल जाएंगी और उस पर FIR हम लोग नहीं करवा पाए थे। ये 2 सवालों को लेके हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। और अभी परसों अमित शाह जी कल शाम को आ रहे हैं, परसों इस पर कुछ होता है, लेकिन आज 9 बजे से लेके हमको अभी तक बिठाया हुआ है। तो ये अफसोस की बात है इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश में आज महिलाओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। पुलिस प्रशासन जिनको हमारा रक्षक होना चाहिए वो हमारा धर्मनगरी हरिद्वार मातृ सदन का आरोप है कि मत्स्य पालन के नाम पर तालाब निर्माण की अनुमति देकर खनन कराया गया है और जबकि नियमों के अनुसार निकली मिट्टी या फिर साथ ही RBM को बाहर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रेस वार्ता में यह दावा किया गया कि अनुमति और साथ ही मत्स्य विभाग की जानकारी के बिना जारी की गई है, जो पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गुरुदेव जी ने इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना बताया और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार ने तत्काल प्रभाव से कार्य रोकने के आदेश दिए हैं और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मात्र सदन ने मांग की है कि अनुमति तत्काल रद्द की जाए और सभी दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हो। अब आगे की कार्रवाई जिलाधिकारी के लिखित आदेश पर ही निर्भर है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की क्षेत्र में बनाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए राज्य मंत्री विनय रोहिला ने गरीब और बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। रेलवे स्टेशन और नए पुल क्षेत्र में भी जरूरतमंदों को ठंड से बचाव की सामग्री दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि शीतलहर में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक राहत पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी के तहत राज्य मंत्री ने अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की पूरी तरह अलर्ट रहा, जरूरतमंदों तक लगातार पहुंच रही है, सरकार मदद करेगी। की तरफ से राज्य मंत्री जी के साथ में, रोहिला जी के साथ में, तो शीतलहर की जो प्रकोप हो रखा है, तो हम जगह जगह हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। जो लावा जल रहा है उसका हम नगर निगम की तरफ से चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो शीतलहर का है तो हमने कंबल का वितरण किया है सबने गरीबों को। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आप लगातार राज्य मंत्री जी का औचक निरीक्षण था, लेकिन आप भी देखा जा रहा है आप रातों को घूम रहे हैं, अलाव के लिए लोगों के लिए व्यवस्था करा रहे हैं, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? आज हमारे कैबिनेट मंत्री विनय रोहिला जी यहाँ पर पहुँचे,
हम सबसे पहले तो उनका बहुत स्वागत करते हैं। और उन्होंने इतनी रात होते हुए भी इतना समय जनता के लिए दे रहे हैं, जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। आज यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने हर चीज़ का निरीक्षण किया, कंबल वितरित किए, पूरे अलाव की व्यवस्था देखी। अभी रैन बसेरी को देख रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने प्रदेश की इतनी चिंता करी और जिस हिसाब से यह व्यवस्था देख रहे हैं वो वाकई तारीफ के काबिल है। और मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मंत्री, अगला कार्यक्रम क्या होगा आपका? कहाँ औचक निरीक्षण होने जा रहे हैं आपके? अभी औचक निरीक्षण में जितने भी नगर निगम है, हल्द्वानी है, कोटद्वार है, नैनीताल है, सब जगह जहाँ भी है, कहीं भी जा सकते हैं। अब औचक निरीक्षण का तो है ना, कहीं बताया नहीं जाता। जैसे रुड़की को भी बिल्कुल लास्ट टाइम पे पता लगा। तो सर, क्या हरिद्वार और रुड़की में कोई खामी पाई गई है नगर निगम की तरफ से? नहीं, आपदा प्रबंधन विभाग और सारा सरकार के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं की रोज समीक्षा होती है और इसलिए बाकायदा सूचनाएं मांगी जाती हैं, बताया जाता है, कमियों को बताया जाता है। इसलिए कमियां नहीं है, लेकिन मौके पे व्यवस्थाएं ठीक काम कर रही हैं, उनका जायजा लेना इसलिए कार्यक्रम। आपदा प्रबंधन कंबल वितरण के अलावा और क्या करने जा रहा है कुछ? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत यदि कोई कार्य ऐसे दृष्टिकोण से हुआ रहा हो जिसके कारण हानि हो सकती है, उसे रोकथाम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग सभी विभागों को सहयोग करके समस्या का निराकरण कराता है। जनता को एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे शीतलहर के चलते? देखिए, शीतलहर चल रही है। शीतलहर के अंतर्गत ठंड का प्रभाव गले पे और अपने शरीर पर पड़ता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए अपना गर्म कपड़े पहन के रखें और शाम के 7 बजे के बाद घर से जरा कम निकलें, सुबह बहुत जल्दी ना उठें। और मैं समझता हूं कि जब तक शीतलहर एक 1-1.5-2 महीने की होए, उसमें अपना बचाव रखें। बच्चों का भी बहुत ध्यान रखें, बच्चों के वजह से छुट्टी की करीबी है। और जहां तक के गर्म पेय पदार्थों का प्रयोग करें। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि यदि व्यक्तिगत रुचि रखेंगे तो शीतलहर का प्रभाव शरीर पे कम पड़ेगा। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में बारिश होने वाली है, तो टेम्परेचर 4-5 डिग्री नीचे जाएगा। उस परिस्थिति में ठंड बढ़ेगी। तो उस विषय में अपना व्यक्तिगत ध्यान रखते हुए भी पूरा नगर निगम से ही मैं कहूँगा, नगर निगम प्रशासन से, कि सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेके घूम कर जहाँ भी यदि कोई कमी लगे उसको तुरंत दुरुस्त करने के लिए एक व्यवस्था बना के रखें, ताकि लोगों में किसी प्रकार का भ्रम प्रचार ना हो कि भाई सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही है। सरकार संपूर्ण रूप से, पुष्कर धामी जी की सरकार अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति की भी चिंता कर रही है और उसकी तत्पर सेवा करने के लिए मौके पर प्रस्तुत भी है। खटीमा नगर के जाने माने वरिष्ठ व्यापारी जशोधर भट्ट का शव सुजिया गांव में नाले किनारे मिलने की सूचना पर नगर में सनसनी फैल गई। ज्ञात हो कि जशोधर भट्ट, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर होने के साथ ही नगर में एक अस्पताल एवं गवर्नमेंट व्यवसाय भी चलाते हैं, नगर के एक जाने माने व्यवसायी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जशोधर भट्ट मंगलवार की सुबह अपनी बाइक से ऑफिस जाने के लिए घर से निकले थे। इसके बाद उनका शव सुजिया गाँव में नाले किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ अवस्था में एक बकरी आने वाले व्यक्ति के द्वारा देखा गया। शव के पास ही एक पिस्टल पड़ी थी, उनकी बाइक भी खड़ी थी। इस घटना की सूचना उनके द्वारा ग्राम प्रधान को दी गई। ग्राम प्रधान के द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसआई किशोर पंत अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर घटनास्थल पर आपको बता दें बैरिकेड और कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वहीं घटना के उपरांत मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है और फिलहाल खटीमा नगर के प्रमुख व्यवसायी के रूप में जाने वाले जशोधर भट्ट की मृत्यु की खबर खटीमा क्षेत्र के लोग स्तब्ध हैं इस खबर को सुनकर। जशोधर भट्ट नाम के व्यक्ति का शव जो है कल हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर में उनके गोली के निशान थे और रात्रि में पोस्टमार्टम के उपरांत हमने शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिया था। बाकी जो भी घटनाक्रम होंगे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। ये गांव वालों को इस तरह से मुझे सूचना आई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने 1:50 में एसआई सर को कॉल की। फिर वो लोग आए हैं, फिर उन्होंने चेक किया तो जेब में से आधार कार्ड वगैरह देख के
शिनाख्त हुई है इनकी, ये कंजाबाग निवासी है करके, जसोदा क्या है भड़जी इनका नाम है। और सुसाइड केस है शायद, ये इसकी कार्रवाई SI सर जो भी है शासन प्रशासन कर रहे हैं। जसोधर भट्ट नाम के व्यक्ति का शव जो है कल हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर में उनके गोली खबर ऋषिकेश से है, जहां पुलिस छावनी में तब्दील हुआ स्वर्गाश्रम क्षेत्र गीता भवन नंबर 6 में हो रहा कल्याण शताब्दी समारोह। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुनिगिरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हाई अलर्ट पर पुलिस। जनपद देहरादून के बैराज पुल के पास भी पुलिस की सक्रियता हुई तेज। शाम 3 बजे वेद निकेतन के हेलीपैड पर पहुंचेंगे अमित शाह। कल्याण शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। जानकी झूला पुल पर लोगों की आवाजाही पुलिस ने की प्रतिबंध। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी। पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर की जमीन से जुड़ी जानकारियां आरटीआई से मांगना 82 वर्षीय बुजुर्ग को भारी पड़ गया। आरोप है कि बुजुर्ग पर मंदिर के महंत ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मेहनत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित वीरपुर खुर्द निवासी 82 वर्षीय जगदीश प्रसाद ने कहा कि उन्होंने पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर की वन भूमि से संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करने के लिए विभाग में आरटीआई लगाई है। इस आरटीआई के लगने से मंदिर का महंत आक्रोशित हो गया। आरोप लगाया गया कि 20 जनवरी को जब वहां मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तब महंत ने आक्रामक होकर हमला कर दिया, लाठी डंडों से वार किया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। किसी तरह वह जान बचाकर मंदिर से बाहर निकले और अपना मेडिकल कराने के बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जगदीश प्रसाद ने बताया कि सरकार ने जनहित में आरटीआई को अब प्रावधान शुरू किया है, लेकिन सच सामने न आए, इसीलिए आरटीआई लगने से संबंधित लोग आक्रामक होकर सच का गला दबाने की कोशिश करने लगे हैं। इसी कड़ी में उन पर हमला हुआ है और संभवतः आरटीई में जो भी जानकारियां मांगी गई हैं उनमें कुछ ऐसा जरूर है जिसके सामने आने से मंदिर के महंत की कार्यशैली जग जाहिर हो जाएगी और इसी डर से हमला कर आरटीआई का जवाब न मांगने की धमकी दी जा रही है। आपका जगदीश प्रसाद त्रिपाठी। आज आपके साथ क्या मामला हुआ? मैं मंदिर में दर्शन करने आया था, तो फूल लेने के लिए मैं एक छोटा सा कमरा बना हुआ है बगल में ही, वहाँ घुसा था। वहाँ एक सुरेश नाम का लड़का रहता था, उसे सुरेश लिए। इसी बीच में वो राजगिरी महंत जो है, महंत बताता है, इंचार्ज बताता है, आया और माँ बहन की गाली और डंडे से मुझको 2-3 डंडे भी मार दिए उसने। मैंने उसे ये कहा कि महाराज जी आप साधु संत हो, आप क्यों मार रहे हो? बोले तेरी माँ का जो तेरी बहन का करूं और तू साले क्या बनता है, दादा बनता है, तो गांव वालों को भड़काता है, मेरे ये करता है और मारने की धमकी दी। तो तुझे मैं जान से खत्म कर दूंगा, तेरे परिवार से खत्म कर दूंगा जान से। तू मुझे नहीं जानता, कहना मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं यहाँ का दादा हूँ। इस ढंग से उसने कह करके मैंने कहा महाराज जी मुझे अब जाने दो। तब मैं बाहर मुश्किल से निकला और मैं आया, पुलिस चौकी गया। पुलिस चौकी में मैं एप्लीकेशन देके आया हूँ। अभी ये सब मामला हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि एक सच्चानंद गिरी की जमीन जो है, फॉरेस्ट की जमीन थी, उसकी लीज खत्म हो गई। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आरटीआई के द्वारा सूचना मांगी थी इसकी, और उस सूचना के कारण मैंने डीएफओ से भी संपर्क किया था, मैंने रेंजर से संपर्क किया था। उसको बौखला करके उसने ये काम किया और ये भी कहा
कि तू RTI लगाता है और तेरे RTI को देखूंगा और फिर तुझे RTI लाइक छोड़ूंगा नहीं, फिर हाथ पैर ही काट दूंगा। कितनी जमीन है कुल जमीन 5.1441 एकड़ जमीन तो ये लीज खत्म हुई है वो है। दूसरी जमीन जिसपे फॉरेस्ट की जमीन है और इसे घेर रखी है, मेला की जमीन नहीं है, वो करीब 15-20 बीघा जमीन होगी। लखीसराय बिहार दैनिक यात्री संघ एवं मननपुर लोक जन कल्याण समिति मननपुर चानन समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना काल के दौरान बंद हुई श्री गंगा नहर और हावड़ा सियालदाह सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पुनः संचालन की जोरदार मांग उठाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वाजपेयी ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन नई दिल्ली, महाप्रबंधक हाजीपुर, DRM दानापुर तथा सांसद सह रेल मंत्री श्री ललन सिंह को पत्राचार के माध्यम से आवेदन दिया जाए, ताकि यात्रियों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सके। बिहार दैनिक यात्री संघ के प्रदेश महासचिव सत्य प्रकाश कुमार उर्फ संजय महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि श्री गंगा नहर और हावड़ा सियालदाह सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बंद होने से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के हजारों दैनिक यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह ट्रेन व्यापार, रोजगार और पारिवारिक आवागमन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। संघ ने रेल मंत्रालय से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए ट्रेन के पुनः संचालन की मांग की। एक्सप्रेस को पुनः सुचारू रूप से चलाने को लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उसकी मांग भी कर रहे हैं। कारण क्या है कि इसको चलाया जाए? कारण यही है कि हमारे मेल लाइन से होते हुए यूपी होते हुए और राजस्थान होते हुए श्री गंगानगर तक जाने के लिए एक ही सिंगल ट्रेन थी इस लाइन से, जो उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस, उसे 19 कोविड के बाद बंद कर दिया गया। इससे हमें आम जन जीवन जो है, जो भी हम इस लाइन पे पूर्व मध्य रेलवे लाइन पे पढ़ते हैं, जितने भी यात्री हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि वह एक साधारण ट्रेन था। हम लोग साधारण आदमी उसमें साधारण टिकट लेकर के दिल्ली तक पहुंचते थे। उस ट्रेन को बंद कर दिया गया, जिससे हमें आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हम इस सूचना के माध्यम से जनता के तरफ से मैं यह कहना चाहता हूँ, रेल मंत्री जी एवं GM साहब या जो भी हमारे रेल के अधिकारी हों, उनसे आग्रह करता हूं कि इस 13,007 अप एवं 13,008 डाउन को पुनः चलाया जाए, जिससे हम लोग आम जनता को दिल्ली जाने के लिए एक सिंगल ट्रेन इस लाइन से साधारण रूप में मिलेगी। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? मैं अपना शुभ नाम रमेश सिंह लिखता हूँ और मननपुर दैनिक यात्री संघ का सदस्य के रूप में। ये बताएंगे कि आज आप लोग उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस की दोबारा मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग जो मांग पत्र है किनको सौंपेंगे और इससे क्या फायदा आप लोगों को पहुंचेगा? रेल मंत्री को हम लोग सोचेंगे कि गाड़ी जो हम लोगों से उठा लिया गया है कोरोना काल से, इसको पूरा हम लोगों को दिया जाए। इससे जनता लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा रेल मंत्री जी से कि गाड़ी को पुनः दिया जाए। यह आवेदन पत्र या फिर जो स्वीकृति पत्र होगा, कब तक आप लोग उन्हें जाकर के सौंपेंगे? बहुत जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको सौंप देंगे जा करके, जितना जल्दी हो सके पत्रकार के माध्यम से हो या जैसे भी हो हम लोग सौंपेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम हुआ जमुना पंडित, रेल यात्री संघ, दैनिक यात्री संघ मननपुर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।